प्याज की फसल जब 60 दिन से आगे निकल जाती है, मतलब वो अपनी सेकेंडरी स्टेज के अंदर पहुंच जाती है और उस अवस्था के अंदर प्याज का जो पौधा है वो अपना कंद बना रहा होता है। अगर उस अवस्था के अंदर किसी भी तरह से पौधे को अगर लड़ना पड़ गया, बीमारियों से पौधों को लड़ना पड़ गया, स्ट्रेस से, तो उसके लिए निहायत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जब पौधा 60 से और 100 दिन के बीच में होता है, उस टाइम पर पौधे को डबल लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक तो वो अपने कंद का विकास कर रहा होता है, उसी टाइम पर अधिकतर बीमारियां होती वो भी उसी टाइम पर आती है। तो इस टाइम पर जो किसान अपनी फसल को अच्छे से लेके और इन 40 दिनों को वो अच्छे से निकाल देता है, उनकी फसल का उत्पादन है वो सबसे बढ़िया निकल पाता है। किसान भाइयों, आप देख रहे होंगे इस वक्त मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। कभी पूर्व दिशा से हवाएं चल रही है, कभी ऊपर आसमान में बादल बन जाते हैं, कभी बरसात होने लग जाती है, तो कभी टेम्परेचर अपसेट हो जाता है, अप या डाउन। ये जो मौसम का रूप है ना, वो प्याज फसल के अंदर निहायत ही खतरनाक है, क्योंकि इस टाइम पर जन्म लेती है जबरदस्त तरीके से थ्रिप्स। और इस अवस्था के अंदर जब हमारी फसल 60 दिन से और 100 दिन के बीच में हो, अगर थ्रिप्स कंट्रोल में ना हो तो थ्रिप्स लगने के बाद उसके अंदर आएगा झुलसा। झुलसा आने के बाद समझ लीजिए आपका उत्पादन है वो ना के बराबर निकल पाएगा। तो इस अवस्था में हमें अपनी फसल को किस तरह थ्रिप्स से बचाना, किस तरह से पर्पल ब्लोथ से बचाना, किस तरह से डाउनी मिल्ड्यू से बचाना और किस तरह से अपनी फसल को स्ट्रेस से बचाना। साथ ही हमारी फसल का जो तना इस टाइम पर बन रहा है वो अपनी एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो अपन को ऐसे कौन से फर्टिलाइजर, कौन से ऐसे खाद डालने चाहिए जिससे कि उसके तने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान, हमारे किसान चैनल पर। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दो जानकारी देने जा रहा हूं। एक तो जिन किसान भाइयों की फसल लगभग 60 दिन से 100 दिन के बीच के अंदर चल रही है प्याज फसल, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ जिन किसान भाइयों ने खरीफ सीजन के लिए अपनी नर्सरी अपने खेतों के अंदर डाल रखी है, विशेषकर अलवर ज़िले के अंदर जो राजस्थान में एक अलग ही मेथड से प्याज बोई जाती है, तो उनकी जो नर्सरी है, अभी मार्च का महीना चल रहा है तो लगभग 1 महीने की हो चुकी है, तो इस टाइम पर उसको क्या कुछ करना चाहिए, तो ये सब जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मिलने जा रही है। तो जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अपन जो प्याज की फसल 60 दिन से और 100 दिन के बीच में हो चुकी है, उसके अंदर अपन को कौन कौन सी सावधानी रखनी है, क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले अपन को जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये रखना है कि इस अवस्था के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ रहा होता है, हर दिन लगातार बढ़ता चला जाएगा, तो इसके अंदर सिंचाई व्यवस्था ध्यान रखिए दोस्तों। जहाँ पे इससे पहले अपन सिंचाई चाहे 10 दिन में कर रहे थे या 15 दिन में कर रहे थे, आपकी मिट्टी जितना दिन नमी को रख सकती है उसी के हिसाब से, मतलब कुल मिला के बात ये कि दोस्तों प्याज के अंदर इस टाइम पर सूखा नहीं आने देना है आप लोगों को। अब बात करेंगे दोस्तों, हमें इस टाइम पर अपनी फसल को कौन से फर्टिलाइजर देने चाहिए, कौन से खाद सिंचाई के साथ देने चाहिए जिससे कि उसका तना है वो मोटा हो और कंद का जो विकास इस टाइम पर हो रहा है वो तेजी से बढ़े। तो दोस्तों, पौधे का अब तना है वो अपनी एनर्जी स्टोर कर रहा है। इस टाइम पर पौधे को आवश्यकता पड़ेगी एक तो फॉस्फोरस की, साथ ही पोटास की और कैल्शियम नाइट्रेट की। ये तीनों जो खाद हैं दोस्तों, वो आपके कंद को मोटा करने के अंदर सबसे ज़्यादा अहम रोल निभाएंगे आगे जाके। इस टाइम पर हमारा जो तना है वो नीचे ज़मीन से जड़ों के माध्यम से वाटर मिनरल्स और जो अपन खाद वगैरह डाल रहे हैं उसको लेके और वो तने के अंदर स्टोर कर रहा है। ऊपर से जो पत्तियां हैं वो ऊपर से फोटोसिंथेसिस क्रिया करके और अपना भोजन बना रही है। ज़्यादा से ज़्यादा पौधा इस टाइम पर अब ये है कि उसके पास दिन कम है और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने तने के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है, जिसको बाद में वो धीरे धीरे रिलीज करता चला जाएगा आपके कंद के अंदर। तो अपन को इस अवस्था के अंदर लगभग 25 से 35 किलो पर एकड़ के हिसाब से एक बार फिर DAP खाद अपने खेतों के अंदर देना है। उसी के साथ दोस्तों आपको पोटास देना है। पोटास के अंदर मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो आप म्यूरेट ऑफ पोटास भी दे सकते हो, बाकी म्यूरेट ऑफ पोटास से ज़्यादा बेहतर होगा आप 3 किलो पर एकड़ के हिसाब से NPK 0050 जो वाटर सोल्यूबल खाद आता है, आप वो इन्हीं खादों के साथ मिला के नीचे से आप दे दीजिए। ये खाद डालने के बाद जब आप सिंचाई कर लो तो लगभग 3 से 4 दिन के बाद आप कैल्शियम नाइट्रेट लगभग 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से विद बोरोन वाला लेके और अपने खेतों के अंदर ऊपर से छिटकाव विधि से डाल दीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों अपन को स्प्रे के अंदर कौन से फर्टिलाइजर यूज करने हैं। तो अगर आपकी फसल के अंदर हल्का पीलापन है तो उस स्थिति के अंदर आप NPK 05234 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल के अपनी फसल के ऊपर फोलियर स्प्रे में दे दीजिए। बहुत शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपकी फसल एकदम लस ग्रीन हो जाएगी। एक तो नीचे से आप दे रहे हो
फॉस्फोरस, पोटास वगैरह, और ऊपर से भी उसको यही मिल जाएगा। आपकी फसल बहुत शानदार बन जाएगी। अगर आपकी फसल लगभग 80 या 90 दिन की हो चुकी है और एकदम वो ग्रीन है, एकदम हरी है, उस अवस्था के अंदर आप NPK 0050 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल के और अपने खेतों के अंदर स्प्रे कर दीजिए। तो दोनों स्थिति आपको क्लियर कर दी है, कौन सा NPK किस टाइम पे और किस स्थिति के अंदर देना है। तो दोस्तों अब बात करेंगे आगे अपनी फसल को इस टाइम पर जो लगी हुई बीमारियां उनसे किस तरह से बचाएं। तो इस टाइम पर सबसे ज़्यादा एक तो थ्रिप्स ने परेशान कर रखा होगा। वहीं पे दूसरी अवस्था में अगर अपन देख रहे हैं तो जिन खेतों में थ्रिप्स की समस्या होती है उन्हीं के अंदर झुलसा की प्रॉब्लम होती है, जिनको अपन साधारण भाषा में बोलते हैं झुलसा, जबकि वो होता है पर्पल ब्लोज की समस्या इस टाइम पे आती है, मतलब पौधों के अंदर एक फंगस होता है। इस टाइम पे आप या तो डेलीगेट यूज कीजिए या फिर आप पॉलिश यूज कीजिए जो गाढ़ा केमिकल का आता है, या फिर आप बेनिविया इसको यूज़ कीजिए। ये इंसेक्टिसाइड आप अपने खेतों के अंदर यूज़ कीजिए, क्योंकि इस टाइम पर अगर अपन ने थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं किया तो हमारी फसल के अंदर उत्पादन बहुत कम निकलेगा। साथ ही साथ अपन को पर्पल ब्लोज या झुलसा वगैरह इनसे रोकने के लिए अपनी फसल के अंदर एजोक्सिस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल जो कस्टोडिया के नाम से आता है, या फिर आप एजोक्सिस्ट्रोबिन और ट्राइफ्लोक्सिस्ट्रोबिन जो कि एमिस्टार टॉप सिंजेंटा कंपनी का प्रोडक्ट आता है वो यूज कर सकते हैं, या फिर आप टेबुकोनाजोल जो बायर का आता फोलिक्योर के नाम से, आप इनको स्प्रे कर सकते हो अपने खेतों के अंदर। अब बात करेंगे दोस्तों नर्सरी की। जिन किसान भाइयों को नर्सरी 1 महीने की हो चुकी है, विशेषकर नर्सरी दोस्तों हमारे यहाँ अलवर जिले के अंदर लगाई जाती है, जिसको अपन जनवरी का आखिरी वीक में या फरवरी के फर्स्ट वीक में डालते हैं और उसको फिर मई महीने में उखाड़ के उनकी छोटी छोटी कांदियों को फिर उनको अपन रख लेते हैं, सुखा के स्टोर कर लेते हैं। फिर अपन खरीफ सीजन के अंदर मतलब अगस्त महीने के अंदर दूसरे खेतों के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं। ये एक अपने आप में अलग ही विधि है हमारे देश के अंदर जो 60 से 70 दिन के अंदर प्याज तैयार करने की। तो हमारे यहाँ पर जो नर्सरी है वो लगभग 1 महीने की हो चुकी है। अभी अपन ने खरपतवारनाशी का अपनी नर्सरी में स्प्रे किया था, उसके बाद नर्सरी अधिकतर अपन जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ पर हल्का पीलापन लिए हुए। तो इस पीलापन को अपन किस तरह से कंट्रोल करें, अपनी नर्सरी को किस तरह से अच्छा दोबारा से रिकवर कराएं, उसके लिए दोस्तों जिन किसान भाइयों ने खरपतवारनाशी का प्रयोग करे हुए लगभग आज 5-7 दिन हो चुके हैं तो वो अब सिंचाई करें। सिंचाई के साथ इस टाइम पर दोस्तों आप हल्का यूरिया लीजिए, पर बीघा के हिसाब से जो पक्का बीघा होता है मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो इस टाइम पे आप लगभग 15 से 20 किलो यूरिया ले लीजिए। उसी के साथ आप जिंक ले लीजिए। जिंक आप 33% लगभग 1 बीघा के अंदर 7 या 8 किलो ले सकते हो। इनको आप मिला के और अपने खेत में डाल कर ऊपर से आप सिंचाई कर दो। सिंचाई करने के बाद दोस्तों आप जितने भी बचे हुए खरपतवार हैं उन खरपतवारों को मैनुअली निकलवा दी, क्योंकि खरपतवार चाहे आपने कितना ही खरपतवारनाशी का प्रयोग किया हो फिर भी खरपतवार बचते हैं, और जो खरपतवार बचते हैं वो सिंचाई करने के बाद आपको दिख जाएंगे दोबारा से, वो एक बार हरे भरे हो जाएंगे। इन खरपतवारों को निकालने के बाद फिर अपन 5 दिन बाद जब दूसरी सिंचाई करेंगे उस टाइम पर अपन आप कोशिश कीजिए DAP की व्यवस्था कीजिए। लगभग 25 किलो या 30 किलो पर बीघा के हिसाब से आप DAP लीजिए। उसके अंदर आप 5 किलो या 7-8 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो उत्तम कंपनी का संपूर्ण आता है, या फिर एरिज कंपनी का एग्रोमीन आता है, वो आप 5 किलो ले सकते हो पर बीघा के हिसाब से। इनको लीजिए। इसके अंदर आप आधा लीटर क्लोरोपाइरिफॉस मिला लीजिए। क्लोरोपाइरिफॉस के साथ ही आप आधा लीटर स्टोम्प मिला लीजिए। स्टोम्प मतलब पेंडामेथिलिन। मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि जब आप इनको मैनुअली निकालोगे दराती के माध्यम से तो ज़मीन के ऊपर की जो लेयर है वो एक बार हटेगी। हटने के बाद जैसे आप सिंचाई करोगे तो ज़मीन के अंदर जितने भी खरपतवार के बीज होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। वो आपके खेतों के अंदर लगभग 20 दिन के बाद दोबारा से जर्मिनेट होंगे, वो दोबारा से अंकुरित होंगे। तो उस समस्या से निजात पाने के लिए आप इस टाइम पर आप आधा लीटर पेंडामेथिलिन स्टोम्प इन्हीं खादों के अंदर अच्छे से मिला के और अपने खेतों के अंदर फैला दीजिए। फैलाने के बाद आप ऊपर से सिंचाई कर दीजिए। एक तो आपका जो पौधा है वो दोबारा से रिकवर हो जाएगा। पौधे को पहले सिंचाई के अंदर नाइट्रोजन और जिंक मिल गई थी, उसके बाद आपके पौधे को फॉस्फोरस और जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं वो मिल गए। साथ ही जड़ों के अंदर जो भी कोई प्रॉब्लम होगी वो क्लोरोपाइरिफॉस से ख़त्म हो जाएगी, और आपको जो खरपतवार की समस्या है आगे जो ना निकले, आगे वो दोबारा से ना जर्मिनेट हो, उसके लिए आपने जो पेंडामेथिलिन डाली है वो काम कर जाएगी। उसके बाद आपकी फसल एकदम लस ग्रीन, लगभग 1 सप्ताह में आप जब आप अपने खेतों के अंदर जाके देखोगे तो बहुत शानदार तरीके से आपको दिखाई देगी। अब दोस्तों ऊपर से इसके अंदर स्प्रे करनी। ऊपर से स्प्रे करते वक्त आप इस टाइम पर जो इंसेक्टिसाइड यूज करोगे उसके अंदर आप परफोनोफोस साइपरमेथ्रिन जो प्रोफेक्स के नाम से आता है या फिर सिंजेंटा का
पोल्ट्रीन के नाम से आता है। इसके साथ आप अल्फा मैथ्रिन ले सकते हो। इन दोनों इंसेक्टिसाइड के साथ आप कोई भी फंजीसाइड जैसे कि बासफ कंपनी का पोलीराम आता है, या फिर साफ आता है यूपीएल कंपनी का, या फिर कोई भी आप मैनकोजेब ले सकते हो अलग से खाली, जो M45 के नाम से आता है। इनको आप लेकर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करने के बाद आप देखोगे आपकी फसल है, आपकी जो नर्सरी बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। ये सब काम कर लीजिए। अगर आपको अभी भी कोई समस्या दिखाई दे रही दोस्तों, तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट का आपको रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।